मैं आप सबका कला चर्चा के इस मंच पर स्वागत करता हूँ और सबसे पहले मैं अपने गुरु, देश के प्रख्यात प्रयोगधर्मी रचनाकार प्रोफेसर रघुवीर सिंह बिष्ट के जन्मदिवस पर के परिवार को बधाई देता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सब पे बरसे। मैं लखनऊ से अखिलेश निगम पिछले 60 सालों से कला का विद्यार्थी हूँ और कला ही जीवन है ये मान करके अपना जीवन जी रहा हूँ। कला एक बहती धारा है जिसमें कि अथाह अथाह जल है, बहता रहता है और नवीन चीजें उससे निकलती रहती हैं और हमारे मस्तिष्क को उद्वेलित करती हैं। इसी का परिणाम था कि जब मैं प्रोफेसर बिष्ट के संपर्क में वर्ष 1964 में आया तो धीरे धीरे उनके प्रिय छात्रों के शुमार होता गया मेरा और वो उनका स्नेह मुझे मिलता रहा। इसी के चलते मेरी पहुंच उनके स्टूडियो तक हो गई थी। ये पहुंच मुझे उनके स्टूडियो तक ले गई, उसने मुझे उनके रचना कर्म से जोड़ा और ये जानने का मौका मिला कि एक प्रयोगधर्मी कलाकार किस तरह से अपने रचना कर्म को अंजाम देता है। उस समय मुझे इतनी समझ नहीं थी क्योंकि मैं खुद कला का विद्यार्थी था, लेकिन उनके रचना कर्म को देखकर कक्षा में आकर के उनका डेमोन्स्ट्रेशन देना, उसे समझना, चाहे वो तेल रंग हो, चाहे वो जल रंग हो, चाहे वो पेस्टल रंग हो। हम लोग जब अध्ययन करते थे तो इतने माध्यम नहीं हुआ करते थे। ज्यादातर कार्टेज पेपर, वाट्समैन पेपर, पेस्टल पेपर या ऑयल पेस्टल या स्केचिंग के लिए न्यूज प्रिंट पेपर, इनका हम प्रयोग करते थे और कैनवस पे काम करते थे और कैनवस की तैयारी होती थी, कैसे होती थी, कैसे उस पर पेस्ट लगाते थे, कैसे करते थे, ये सारी चीजें वहीं आर्ट्स कॉलेज में रह करके और खास करके हमारे कला प्रशिक्षण विभाग में जो स्टूडियो सहायक बाबूलाल जी थे, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम एक कैनवास को कैसे तैयार करें। कि आजकल की तरह उस समय हर चीजें हमें तैयार उपलब्ध नहीं होती थी, उन्हें हमें स्वयं ही तैयार करना होता था। तो इस तरह से इस साहब का काम करने का तरीका, उनका चलने का तरीका, उनका सोचने का तरीका, उनके बैठने का तरीका, ये धीरे धीरे हम ऑब्जर्व करते रहे। एक वातावरण था कला महाविद्यालय में उस समय, एक ऐसा वातावरण कि यदि आप उस चाहर दीवारी में पहुंच गए हैं तो फिर वहां से निकलने का मन नहीं करता। मेरे लिए तो वही शांति निकेतन था और मैं उसमें रम गया था। इस साहब पैटर्न वो बहुत अनुशासन किए व्यक्ति थे और जब वो आते थे डिपार्टमेंट में तो आज वो बात कहते हुए हमको हंसी आ रही है कि हमको दूर से अंदाजा हो जाता था कि साहब आ रहे हैं और ये आहट होती थी उनके जूतों की, खट पट खट पट।
और हम सजग अलर्ट, क्योंकि वो कक्षा में चाहे भले ना आए, कक्षा के बाहर से अपनी अपने सर को उस दिशा में और उस दिशा, क्योंकि बीच में रास्ता था, एक तरफ प्रथम ईयर की कक्षाएं लगती थी और एक तरफ वर्ष की कक्षाएं लगती थी। शीशे के दरवाजे थे खिड़कियों में, सब कुछ आर पार दिखता था। कक्षा में क्या हो रहा है वो आराम से बाहर से दिख जाता था। और वैसे ही जो फाइनल ईयर की जो हमारी कक्षाएं थी, वो बगल में लगे साहब के ऑफिस का स्टूडियो से बिल्कुल सटा हुआ कमरा था, और उनके स्टूडियो से भी सीधे हमारे फाइनल ईयर की कक्षा में उनका दरवाजा खुल जाता था, और किस समय उनका दरवाजा खुल जाएगा वो कक्षा में प्रवेश करेंगे, ये ये भय बना रहता था। इसलिए एक अनुशासन था, एक बिन बोला अनुशासन था। वे कुछ बोलते नहीं थे, मुस्कुराते थे, और अगर कुछ लगा तेज तर्रार आंखों से सिर्फ एक बार उनका घूरना ही काफी था। ये डिसिप्लिन था, और हम लोग भी उनके इस मान को मैं कहूँगा बरकरार रखते थे। कभी भी साहब हूँ या कॉलेज के दूसरे अध्यापक गण हो हमारे, कभी हम लोगों ने उन्हें जवाब देना नहीं सीखा। हमारी परंपरा में ये नहीं था कि हम अपने से बड़ों को जवाब दें, और शायद इसी का परिणाम था कि हम सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सके। तो सन 64 वो वर्ष था जब पेशाब की रचना प्रक्रिया में अंतर आ रहा था। अभी तक पेशाब जल रंगों के सहरा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे, लेकिन नई दिल्ली स्थित ललित कला अकादमी की जो पहली एकल प्रदर्शनी हुई थी, उसमें पेशाब के 3 जल रंग के सहरा चित्र लगाए गए थे। पहली प्रदर्शनी थी देश की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी, लेकिन उसमें स्टेटमेंट के चार्ल्स फाफी साहब जो उसके कला समीक्षक थे, उन्होंने पेशाब के तीनों लैंडस्केप की बड़ी कटु आलोचना। जाहिर सी बात है, पहली राष्ट्रीय प्रदर्शनी हो और एक उभरते हुए कलाकार के काम को इस तरह से क्रिटिसाइज कर दिया जाए, तो उस पर क्या भी। लेकिन पेशाब एक जुझारू नेचर के व्यक्ति थे, बहुत ही जुझारू नेचर के, और वो जल्दी जल्दी कभी हार नहीं मानते थे। ये एक बहुत अच्छा गुण था उनमें। साहब ने बात को एक चैलेंज के रूप में ले लिया, और यहां से ही पेशाब के जीवन में प्रयोग धर्मी कलाकार जन्म लेता है, और जल रंगों को विसार के तो नहीं कहूंगा, छोड़ करके, क्योंकि जल रंग का कार्य ही उनका बराबर चलता रहता था, उन्होंने कभी उसको छोड़ा नहीं। हाथ में कमाल कमाल था, कमाल इस सिलसिले में कि वाटर कलर का एक स्ट्रोक भी लगा देते थे तो उनको मालूम था इस स्ट्रोक का प्रभाव क्या पड़ेगा और कैसे इसे स्वीकारा जाएगा। ये बड़ी बात थी, और ये एक दिन में नहीं आता है, ये लंबी लंबी साधना होती है, तब जा करके ये किसी में आ पाता है। और वहीं पे एक बात और आती है, आप चाहे वो जल रंग हो या तेल रंग हो, या आज का जो आप एक्रेलिक माध्यम आ गया है, या मिक्स मीडिया में आप कर रहे हो, लेकिन रंग की केमिस्ट्री बिल्कुल अलग है। केमिस्ट्री इसलिए अलग है कि
अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि एक तो कंपनी ने रंग बनाए। उस समय तो वाटर कलर की या ऑयल कलर की जब हम बात करते तो हमको विल्सन न्यूटन कंपनी के कलर ही समझ में आते थे। बाद में ये कैमल और ये दूसरी चीजें आई और काम आगे बढ़ा। लेकिन उस समय विंसन न्यूटन के ही कलर कलर ऑयल कलर थे, और वाटर कलर में ट्यूब कलर भी आते थे और केक्स भी आते थे। तो हमको जैसा जैसा चित्र बनाना है, जितना रंग खर्च करना है, उस हिसाब से उसका उपयोग होता था। तो मैं रंगों की केमिस्ट्री की बात कर रहा था। तो रंगों की केमिस्ट्री ये है कि कंपनी द्वारा निर्धारित जो कलर्स बनाए जाते हैं वो एक अलग चीज है। लेकिन एक कलाकार जब अपने लिए काम करता है और रंगों से खेलता है, उसको मैं रंगों से खेलना ही मानता हूँ। जब वो रंगों से खेलता है, क्या आप कहिए वो होली खेल रहा है, होली में आप क्या करते हैं, रंग ही तो खेलते हैं ना। तो आपके देखिए एक के ऊपर एक रंग चढ़ता है तो चेहरों के रंग कितने सुंदर दिखते हैं, कितने मजाकिया दिखते हैं, और आप हास्य से सराबोर हो जाते हैं। एक नए उत्साह में, एक नए उसमें, एक, एक ऋतु के परिवर्तन में। तो जब एक कलाकार रंगों से खेलता है, तो जो कंपनी रंग बनाती है, जो कलर स्कीम किताबों में लिखी होती है, उससे अलग काम करते करते हमारे नए रंग बनते हैं। और जब यदि कलाकार ने उस रंग के अनुपात को समझ लिया और उस रंग की गंभीरता को समझ लिया, उस रंग के अर्थ को समझ लिया, उस रंग के प्रतिबिंब को समझ लिया, उसकी उसके टोन्स को समझ लिया, तो फिर उस रंग की उपादेयता उसकी समझ में आ जाती है, और ये नए प्रकार के रंग फिर वो अपनी कृतियों में इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से रंगों का उस कलाकार में एक नया जीवन प्रारंभ होता है, जिसे वही समझ सकता है, क्योंकि वो उसके प्रयोग करते करते वो रंग उभरा है, और क्योंकि ये रंग उसके प्रयोग से उभरा है, इसलिए वो अच्छी तरह से समझता है कि ये रंग हमने कैसे बनाया है और इसकी केमिस्ट्री क्या है। तो एक कलाकार को रंगों की केमिस्ट्री आनी चाहिए, तभी उसकी कृतियों में नवीनता आती है। फिर साहब ने रंगों की केमिस्ट्री को समझ लिया। वे पहाड़ के थे, पहाड़ से आए थे, उनके मन में सबने लैंसडाउन कस्बे का जो नैसर्गिक वातावरण जो उन्होंने सुबह वहां की देखी थी, देखी थी, जो शाम को हर प्रहर को उन्होंने हर नजर से देखा था। तो बचपन में जो बातें हमारे आप में घर कर जाती हैं, वे हमारे मस्तिष्क के कंप्यूटर में समा जाती है, भले वो धुंधली पड़ जाती है, और वो जीवन भर हमारा साथ देती है। का साथ देना ही हमारी कल्पना में, क्योंकि कहा यह गया है कि देश काल और परिस्थिति का प्रभाव एक कलाकार पे पड़ता है। कलाकार क्या, रचना कर्म से जुड़े हर क्षेत्र के व्यक्ति। वे साहब जिस नैसर्गिक वातावरण से आए थे, उनके घर छावनी में घर था, जहाँ जो वो उनके पिताजी की सेवा के लिए था, जहाँ वो जन्मे थे। वहां से कोई 3 किलोमीटर दूर, मैंने अपने लेखों में इसका जिक्र किया है, कोई 3 किलोमीटर दूर उनका स्कूल था, राजकीय कॉलेज था टेहरी खाल में। तो वहाँ 3 किलोमीटर पैदल जाते थे, 3 किलोमीटर वापस होना पड़ता था। पहाड़ी रास्ते, कहीं चढ़ाई है, कहीं ढलान है, हरियाली है, सारी चीजें
दिल से आप कैसे निकाल देंगे? नहीं निकाल सकते आप। लेकिन वो जो प्राकृतिक वातावरण था और इनके मन में जो कला का बीज प्रस्फुटित हुआ। कला का बीज इसलिए कि बेशक अपने परिवार में पहले व्यक्ति थे जो कला की दुनिया में आए। उनके जो कला गुरु थे वहां पे, उन्होंने बिष्ट साहब के को पहचान लिया था। और जो स्कूल से घर और घर से स्कूल आते हुए जो चट्टानें थी, वो उनके फलक बन गए थे। अब वहां क्या वो बना देंगे नहीं पता, लेकिन जो रूप वो उसमें करते थे वो धीरे धीरे पूरे लैंसडाउन में चर्चित होने लगे। चाय की दुकानों पे, नुक्कड़, जहाँ लोग इकट्ठा होते, करने वालों की चर्चा करते। इसे बहुत शैतान कहा जाता था, इस साहब को बहुत शैतान माना जाता, बहुत चंचल थे। सुनते तब भी वो किसी जो उन्हें करना है वो करेंगे, क्योंकि साहब उनको स्कूल जाना है। लेकिन उनका मन पेंटिंग में रास्ते में चट्टान पे अटक गया, रोड पे जूझते रहे, और जब तक तो उसको पूरा नहीं करेंगे ना वो स्कूल जाएंगे ना घर जाएंगे। आप क्या कर लेंगे? ये लगन है, ये जुझारूपन है। जब एक कलाकार एक चित्र पर अपनी कल्पना को साकार करता है, तो जब तक वो साकार नहीं होती, उसके मन को शांति नहीं मिलती। अगर वो असली कलाकार है तो उसको कभी शांति मिलेगी ही नहीं। वो तभी अपने अपने कर्म को रोक पाएगा जब उसको लगेगा, हाँ मेरे मन में जो भी था, कल्पना में जो भी था, साकार। देखिए बात दिशा में थी, और आप क्यों कह सकते हैं कि ये जुझारूपन दिशा में था, तो मैंने अनुभव किया। तो उनके परिवार की जीन्स की देन थी, क्योंकि पिताजी मिलिट्री में थे, और मिलिट्री में रहने वाला व्यक्ति अनुशासित ही होगा। उससे उस काल में आप और कोई अपेक्षा नहीं कर सकते थे। देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। अलग बात है कि उस समय देश की आजादी की लड़ाई की आवाज है, वो कहाँ तक लैंसडाउन में पहुंची, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप का परिवार का मुखिया से सेना की नौकरी में है, तो अनुशासन रहेगा, और उस अनुशासन को वो अपने घर में भी चाहेगा। तो ये इसका प्रभाव उनके पिता के की नौकरी का जो प्रभाव था वो परिवार में पड़ा, और लोग अनुशासित रहे। और इसका सबसे ज्यादा असर, क्योंकि सबसे ज्यादा हमने बेसाब को निकट से देखा, तो बातें उनमें थी। और एक बात और थी कि अगर उन्होंने सोचा कि भाई हमको ये करना है तो करना है, उस मंजिल तक कैसे पहुंचे वो एक अलग बात है। लेकिन उस मंजिल पे पहुंच के ही वो दम लेते थे। तो आप में या किसी में ये जुझारूपन अगर नहीं होगा, जिंदगी में आप सफल नहीं हो। 1948 में हाई स्कूल करने के बाद से मैदान में आ गए। मैदानी कहूँ, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में पैदा हुए, पहाड़ी क्षेत्र में पढ़े, वहाँ उन्होंने हाई स्कूल पास किया, और उसके बाद अपने की प्रेरणा से
और घर वालों की आज्ञा से शिक्षा लेने आ गए लखनऊ कला महाविद्यालय। और यहाँ कॉमर्शियल आर्ट विभाग में उनको प्रवेश मिला, लेकिन धीरे धीरे वहाँ से आर्ट विभाग में भी आए और फाइन आर्ट्स भी उन्होंने किया। और इस तरह से हॉस्टल में रह करके का विद्यार्थी जीवन था। कल मैं अपने आर्ट्स कॉलेज के एक पुराने विद्यालय भाई जो फिर में रहते हैं, प्रोफेसर राम जायसवाल जी से बात कर रहा था। तो राम जायसवाल जी ने बताया कि भाई हम लोग, राम जायसवाल जी हालांकि अब राजस्थान के हो गए हैं, लेकिन वो की कला शिक्षा, उनका जन्म ये उत्तर प्रदेश का ही है, कला शिक्षा यही लखनऊ में हुई और वो भी यही हॉस्टल में रहते थे। तो उन्होंने बताया कि भाई बस तो मेरे साथी हॉस्टल में रहते थे, अच्छा लगा। मैं ये तो जानता था कि राम जायसवाल जी हमारे लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के प्रोडक्ट हैं और जलरंग के एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। आप कभी उनके जलरंगों को देखिए, आपको लखनऊ आर्ट्स कॉलेज की परंपरा का, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज ने में जो कलाकार दिए, आप मूल से जो भी कलाकार आपको मिलेंगे ज्यादातर वो प्रकृति के निकट मिलेंगे और जल रंगों के मास्टर मिलेंगे। जल रंगों में काम करना उतना आसान नहीं है जितना और, क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट ही अलग है, दोनों रंगों की ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। जगह आपको हल्के से गाढ़े की ओर बढ़ना होता है, एक जगह गाढ़े से हल्के की ओर आपको। पर जल रंग इतने कोमल होते हैं कि अगर आपका एक भी रंग गलत लग गया, एक भी स्ट्रोक गलत लग गया, फिर गति का क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। लेकिन जल रंगों के तकनीक का जो प्रभावशाली पक्ष था वो आप देखिए लखनऊ में वो था वाष्प पद्धति। तो समय के जो भी विद्यार्थी थे वो वाष्प पद्धति से होकर गुजरना ही गुजरना था। वाष्प पद्धति के चित्रों को निर्मित करने की शैली को सीखना ही सीखना था। किस तरह से रंगों को धीरे धीरे वाष्प पद्धति की शैली में समाहित किया जाता है, इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। प्रकृति आप बना रहे हैं, उसमें वातावरण देना है, उसमें रंगों की जो ट्रांसपेरेंसी आनी है, उसमें रंगों के माध्यम से कलाकृति की पृष्ठभूमि और ऑब्जेक्ट को उभारना है। ये वाष्प पद्धति की बहुत बड़ी प्रक्रिया है। जो प्रक्रिया इतनी आसानी से नहीं पूरी होती है, ये लगभग कम से कम 1 महीने का काम, 1 महीने का समय लगता है, तब जाकर के शैली के रंगों को और धीरे धीरे प्रतिवास पद्धति अपने रूप को लेते हुए निखर करके सामने आते हैं। तो जो उस प्रक्रिया से गुजर गया वो जल रंग का मास्टर हो गया, क्योंकि बहुत धैर्य चाहिए वाष्प पद्धति। अब भी जैसे राम जायसवाल जी की मैंने बात की, तो आप देखिए वैसे भी एक नाता है राजस्थान का और उत्तर प्रदेश की कला का कई मायनों में। जैसे लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में
हलदार साहब आए। हलदार साहब तकरीबन 25 साल का उनका समय काल रहा, जो उन्होंने लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाया। लेकिन लखनऊ आर्ट्स कॉलेज आने के पहले हलदार साहब राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य थे। वहाँ से होकर के वो यहाँ, तो बंगाल से चली। हालांकि मूल रूप से वात्सल्य कोई हमारे हमारे देश की उपज नहीं है, हमारे देश की शैली नहीं थी। लेकिन बंगाल स्कूल से, बंगाल का कलम से, या जागरण काल था उसमें बात चली तो लखनऊ समेत देश के विभिन्न कला महाविद्यालयों की स्थापना हुई। तो प्रधानाचार्य के रूप में बंगाल स्कूल के जो कलाकार थे, जो समय के शिष्य थे, उनको विभिन्न आर्ट्स कॉलेजों में प्रधानाचार्य बना करके भेजा गया। तो इस तरह से देश के विभिन्न कोनों में बात शैली जो है पहुंच गई। आपको लग रहा हो कि मैं शायद हिसाब से इधर इसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये पृष्ठभूमि उतनी ही जरूरी है कि आज अगर बात शैली की बात हो रही है तो हम उसको जाने। हम अपने पड़ोसी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्या कलात्मक या गुरुओं के संबंध रहे हैं उनको जाने। इस तरह से अगर हम देखें तो एक रागात्मक संबंध राजस्थान और लखनऊ आर्ट्स कॉलेज का रहा है। वहाँ के तमाम कलाकार यहाँ कला शिक्षा लेने आए और यहाँ पर वास्तु टेक्निक को बंगाली कलम से या बंगाल कलम से अलग हटा करके नया रूप देने में लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के बद्रीनाथ आर्य साहब ने जमकर काम किया और उसे उत्तर प्रदेश की वास्तु पद्धति में परिवर्तित किया। ठीक इसी काम को उसके पहले राजस्थान में पद्मश्री राम गोपाल विजयवर्गीय जी ने किया। क्या लालित्य है उनके हाथ में, आप देखिए। उन्होंने राजस्थान के चरित्र को लेकर के, वहाँ की कलाओं को लेकर के, वहाँ की नायक नायिकाओं के अंग विन्यास को लेकर के वास्तु शैली में जो चित्रण किया है वो गजब का है। तो रामगोपाल विजयवर्गीय जी ने राजस्थान में वास्तु शैली की नई परंपरा डाली और उत्तर प्रदेश में पद्मनाथ जी ने किया। तो इस तरह से जल रंगों का जो कार्य था वो, या आप देखेंगे कि वही स्थापित हो सका तो वास्तु पद्धति से जुड़ा। इसलिए लखनऊ आर्ट्स कॉलेज या उस समय के राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के जो लोग थे, राजस्थान स्कूल में एक बात ये जरूर थी कि वहाँ की जो कला शैलियाँ हैं उनका भी प्रभाव वहाँ पे पड़ा और लोगों ने वास्तु टेक्निक के बजाय उन शैलियों में काम करना अधिक पसंद किया। उत्तर प्रदेश में, अब उत्तराखंड अलग हो गया है वो अलग बात है, उत्तर प्रदेश में भी कला शैलियाँ रही, लेकिन राजस्थान में कला शैलियाँ उत्तर प्रदेश से अधिक है। यहाँ मैं उनके नाम को लेकर के उस पर आगे चर्चा नहीं करूँगा, कभी फिर मौका मिला तो इन शैलियों पर चर्चा करूँगा कि उत्तर प्रदेश में किस शैली का विकास हुआ और राजस्थान में किस शैली का विकास हुआ और उसका समकालीन कला के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रभाव आज पड़ रहा है। कारण ये है कि कला एक चक्रीय प्रक्रिया है, या एक फैशन जो है ये भी एक चक्रीय प्रक्रिया है, या इतिहास है वो भी एक चक्रीय प्रक्रिया है जो अपने को दोहराता है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो ये चक्रीय प्रक्रिया को इस तरह से ले चलना और जहाँ से आप चले थे वहाँ घूम फिर के वहाँ पहुँच जाना, ये तभी संभव है क्योंकि अगर इसमें इस प्रक्रिया के बीच में कुछ नया निकलता है तो अलग बात है, अदरवाइज हम उसी में जोड़ घटा करके नई चीज इजाद करने की कोशिश करते हैं
और एक नया रूप देते हैं उसे। मैं फिर बिस साहब पे आता हूँ। तो बिस साहब ने भी आर्ट्स कॉलेज में स्टूडेंट के नाते शैली में काम किए। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के उस दौर के जो उनके शैली के काम हैं, वो वहाँ संग्रह में देखे जा सकते हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा आपसे। हम एक औपचारिक आपसे आज बिस साहब को लेकर के, आर्ट स्कूल को लेकर के एक चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक संदर्भ आपको देना चाहूँगा। आज सुबह ही कला चर्चा के पृष्ठ पर बिस साहब पर एक लेख, जरा आप जरूर देखें। संक्षिप्त में उनकी क्या प्रक्रिया रही है और कहाँ-कहाँ उनके स्टूडियो रहे हैं और कैसे उनका कला का जीवन बढ़ा, इसको आप उस लेख में पढ़ सकेंगे। तो इसको जरूर पढ़िएगा। आज कला चर्चा के पेज पर पढ़ी हुई है। तो मैं ये कह रहा था कि 1964 में बिस साहब ने चार्ल्स पागवी साहब के कमेंट के बाद चैलेंज लिया, फिर वो उसमें जुटे, जान से जुटे। मैं तो प्रशासनिक कार्यों में तमाम काम होते हैं, तो कलाकार उतना नहीं हो सकता है, और नौकरी करते हुए भी कलाकार को निभाना एक बड़ी बात है। तो बिस साहब को जब भी समय मिलता, वो अपने स्टूडियो में काम करते। कभी कभी अपने स्टूडियो में जो उनका प्रशासनिक कक्षा है, थोड़ा सा कमरा था। पिछले वर्ष 25 साल के बाद मैं मैसूर गया था आर्ट्स कॉलेज में। तो वो जो उनका स्टूडियो था, वो आर्किटेक्चर कॉलेज के को में चला गया है, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज 73 या 74 में। इस समय स्पष्ट रूप से मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन उस समय जब उसका बंटवारा हुआ, तो आधा भाग, जिसमें आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग विभाग या आर्किटेक्चर असिस्टेंट या ये आपका पुस्तकालय उसका या डिजाइन विभाग, और ये था ये आपका चल रहा है, उम्र का तकाजा है। कभी कभी चीजें दिमाग में होती हुई उतर जाती हैं दिमाग से। होम आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये सारे विभाग अब कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के हिस्से में आ गए हैं। वहाँ का मैदान हिस्से में आ गया है। ये वही मैदान है कि जहाँ कि श्री खासगी साहब जिनके कार्यकाल को स्वर्ण काल माना गया है, और स्वर्ण काल था वो, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने जो परिवर्तन किया और एक नई दिशा दी, उससे प्रमुख रूप से 3 लोग उभरे। उसमें एक बिस साहब थे, दूसरे मूर्तिकला विभाग में अवतार सिंह पवार साहब थे हमारे, और ललित कला विभाग में श्री मदन लाल नागर जी थे। मदन लाल नागर जी भी एक बहुत ही अच्छे परिवार से थे। आपने 3 भाई थे, इसमें नागर साहब के बड़े भाई, बहुत बड़े उपन्यासकार अमृतलाल नागर जी, और उनके छोटे भाई, इस समय मुझे उनका नाम पूर्णतः से स्मरण नहीं हो रहा है। ये तीनों ही अपने अपने क्षेत्र के माहिर थे, और इन पर फिर चर्चा होगी। लेकिन ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जो जिन्होंने कि लखनऊ कला महाविद्यालय को समकालीन कला के परिदृश्य में स्थापित करने का महत्वपूर्ण, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो उसमें पवार साहब और बिस साहब पहाड़ी पृष्ठभूमि के थे। दोनों में बॉल का बड़ा अच्छा तालमेल था, और जो मैदान हमारा अब आर्किटेक्चर कॉलेज को चला गया है, उस मैदान में खिलाड़ियों को, फुटबॉल के खिलाड़ियों की वेशभूषा में देख कर खेलते हुए बड़ा रोमांच होता था।
बहुत आनंद आता था। शायद ये भी कहते हैं कि खेल के मैदान से जो अनुशासन बाहर आता है वो कहीं नहीं, प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम, इसीलिए कहा गया है। तो ये बहुत सी बातें थी उस समय के कला गुरुओं में। और जिंदगी ऑब्जर्वेशन का नाम, जैसे आज टेलीविजन, मोबाइल, इन सब चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है समाज में। मूल उसका क्या है? मूल है उसको देखना। जो चीजें हम अपनी आंखों से देखते हैं उनका बड़ा गहरा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो हमने गुरुओं को खेलते देखा है मैदान में। बॉल बाई डांस वैसे ही कहा गया है। अपने गुरुओं का डांस भी देखा है सब। वाह, क्या किक लगाते थे, क्या दौड़ते थे और क्या भिड़ते थे और किस चालाकी से बॉल को निकाल ले जाते थे। आप सोच नहीं सकते हैं वो दृश्य, वो क्षण, जब साहब है और पवार साहब है, ये सब लोग फुटबॉल खेलते थे। वो दौर भी हमने देखा है। वो चीजें अब लौट के नहीं आएंगी, ये हम भी जानते हैं। केवल याद करेंगे और बतियाएंगे, जैसे आज हम आपसे बतिया रहे। हाँ, कभी दिल में टीस उठती है, काश वो दिन लौट आते। लेकिन वो न लौटेंगे और वो हमारी यादों के साथ चलेंगे। मैं भी जीवन के 75 वर्ष में, जीवन चलने का नाम है, चल रहा हूँ। लेकिन कब तक चलना है ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। यादें रह जाती हैं और जो चाहने वाले हैं यादों की गुफ्तगू सुनना पड़ता है। मेरी बात वहां खत्म हो गई थी क्योंकि रंगों पर वाशपंथित पे आ गया था। तो बिरसा साहब ने जो परिवर्तन किया, तो उनकी रचना शैली में उस समय वो रंगों के कैनवास पर रंगों की पैच लगाते थे, रंगों को तरल होके बहाते थे और कहीं कहीं मौरंग का भी हल्का हल्का प्रयोग करते थे। और इस तरह से वो सिटी स्केप, क्योंकि वो सारा चित्रकार थे, तो परिवर्तन तो उन्होंने किया अपनी शैली में, नया प्रयोग तो किया उन्होंने, लेकिन वो सारा चित्रों का बंधन नहीं छोड़ पाए। तो पहले पहले जो उन्होंने कार्य किया वो उनका जो है वो सिटी स्केप श्रृंखला का काम था। और सिटी स्केप उस समय नाम ऐसे ही रखे जाते थे, आज भी बहुत से कलाकार रखते हैं। तो सिटी स्केप श्रृंखला की जो तृतीय कृति थी, सिटी स्केप 3, 1965 में उस कृति को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की कला प्रदर्शनी में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। और इस तरह से सामने जो झारूपन शुरू किया था योगवाद का, वो सफल रहा और इससे बिरसा साहब की दिशा प्रयोगवादी कलाकार के रूप में आगे बढ़ने लगी। आप पढ़ेंगे, मैंने बहुत से लेख लिखे हैं बिरसा, उसमें आप पढ़ेंगे कि किस तरह से वे लोगों को आकर्षित करने का भी भ्रम पालते थे। भ्रम मैं इसलिए कहूंगा कि कलाकार की एक पहले एक प्रक्रिया चलती है कि भाई पहले आपको बताना पड़ता है कि मैं अखिलेश निगम हूं। आप कहेंगे अच्छा ये अखिलेश निगम है, और फिर बताते बताते लोग कहते हैं
कि देखिए वो अखिलेश निगम है। तो एक भ्रम पैदा करना पड़ता है अपनी पहचान बनाने के लिए, जो एम एफ हुसैन ने भी किया, जो बिरसा ने भी किया। आप एम एफ हुसैन को देख लीजिए, उनकी वेशभूषा को देख लीजिए, उनके नंगे पैर चलने को देख लीजिए, उनके काले और सफेद जूतों को देख लीजिए। तो ये ये जिंदगी एक रंगमंच है, और इस पे हर व्यक्ति को अपने को स्थापित करने के लिए नाटक करना पड़ता है। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, मिर्जा साहब भी करते थे, हुसैन साहब भी करते थे, और दूसरे कलाकार भी करते थे। तो ये भी जिंदगी का एक फलसफा है कि आप सिर्फ काम करते रह जाएंगे तो आपको कोई पहचानेगा नहीं। आपको अपनी पहचान भी बनानी पड़ेगी कला के साथ। एक जनसंपर्क, एक ऐसा ऐसा संपर्क जिससे कि ऐसे लोगों से जो आपकी कला को समझ सकें, आपकी कला पर चर्चा कर सकें। और क्यों आप एकल प्रदर्शनियां करते हैं? भाई एकल प्रदर्शनियां इसलिए तो करते हैं, जैसे एक साहित्यकार अपना कविता संग्रह या अपना खंड काव्य या उपन्यास या कहानियां संकलित करके लाता है, तो फिर उसकी समीक्षा होती है, आप उसको पढ़ते हैं और उस पर चर्चा होती है। तो एक कलाकार के लिए एकल प्रदर्शनी है। हालांकि आज एकल प्रदर्शनी एक फैशन बन चुका है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब एक कलाकार नया प्रयोग करता है तो उस नए प्रयोग को आम जन के सामने लाने के लिए एकल प्रदर्शनी की जाती है, जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या संयोजन है, हमारी क्या फिलॉसफी है, हमारी क्या रंग योजना है। हम अपने रंगों के माध्यम से, अपने चित्रों के माध्यम से हमने क्या कल्पना की है और हम क्या कहना चाहते हैं। वो एक बड़ा अलग बात है कि वो स्वतः सुहा है। तो स्वतः सुहाय होना एक अलग बात है, और समाज से जुड़ना अलग बात है। आप स्वतः सुहाय के लिए काम कीजिए, वो आपका आनंद है। लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम की परिभाषा तभी पूर्ण होती है जब आपकी कला जनमानस में फैले, और तभी आप एक सफल कलाकार स्थापित हो सकते हैं। एक बात और, हम बहुत सी चित्र बनाते हैं, लेकिन चित्र, आप भी चाहें कि हर चित्र आपका अच्छा बने, या नहीं होता है। बहुत मुश्किल से एक मास्टरपीस बनता है, और कुछ कृतियां होती हैं जो मास्टरपीस बन जाती हैं, जिनसे कलाकार की पहचान बनती है। और फिर उन मास्टरपीस कलाकृतियों के माध्यम से ही उसकी अन्य कृतियों की पहचान बनती चली जाती है, और उनकी कीमतें बढ़ती जाती हैं, निर्यामी होती है, लाखों करोड़ तक चली जाती है। पर आप सोचिए कि अभी पिछले 2 दशकों या 2.5 दशकों में जो कला के मूल्य की बात आई है, आज करोड़ों और लाखों में लोगों की कृतियां बिक रही हैं। हम लोगों का कुछ जमाना था तो सैकड़ों की बात कही है, हम लोग भी कई सालों तक 1000 की किसी की बिक जाती थी, लोग बड़ी बात मानते। आज तो कला का बाजार बन गया है, और तमाम ब्रोकर्स हो गए हैं, उसमें कितना कलाकार को मिल रहा है और कितना ब्रोकर्स की जेब में जा रहा है, वो एक अलग मंच पर चर्चा का विषय है। लेकिन है, आपको विचार करना होगा कैसे एक कलाकार को उसकी कृति का, उसके परिश्रम का मूल्य सार्थक रूप से मिल सके उसकी जीवन में। इस सब के विभिन्न रूपों की जानकारी आपको तय होगी, मिलती रहेगी। अभी उनका मूल्यांकन होना है, क्योंकि कला इतिहास, कला समीक्षा, कला समालोचना जिस ढंग से हुई और होती है, वो कला इतिहास को स्थापित नहीं करती, स्पष्ट रूप से मैं कहता हूँ।
कला इतिहास में तक कलाकार के जीवन मूल्यों की, उसके जीवन के कार्यों की गहन परीक्षण होकर के उस पर कार्य नहीं किया जाएगा, उसका तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा, तब तक विनाश का पात्र नहीं हो सकता। इस सामने ये गुण थे, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वो समकालीन भारतीय कला के प्रतिष्ठित कलाकारों में इतिहास में अपना नाम दर्ज करेंगे। अलग बात है कि अभी बहुत मूल्यांकन बाकी है, क्योंकि उस दृष्टि से तो काम हुआ ही नहीं, और उत्तर प्रदेश में तो एकदम नगण्य है ये। उत्तर प्रदेश के जो हमारे वरिष्ठ कलाकार हैं या जो प्रबुद्ध कलाकार हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, को अपने दायरों को तोड़ना होगा, अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के कलाकारों का नाम हो, कृपया पूर्वाग्रह को छोड़ करके नई दृष्टि अपनाइए। कला की दुनिया में अगर हम हैं तो वो हमारा समाज है, और हम भाई एक दूसरे के भाई भाई हैं। और जब तक ये भावना नहीं आएगी, तब तक किसी भी प्रांत का, किसी भी देश का कला का विकास नहीं हो सकता है। विवाद होते हैं, अपवाद होते हैं, हाथ मुंह में 5 उंगलियां बराबर, घर में बर्तन होते हैं तो फटक। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि परिवार वालों को झगड़ेंगे, बातें करेंगे, कुछ दिन नहीं बोलेंगे, अरे भाई नहीं खाएंगे, क्या सुख दुख में सरोज नहीं होंगे? क्या हम भूल जाएंगे भाई ये मेरा बेटा है? कितना भी बेटा आपका नालायक हो, आप छोड़ देंगे उसको? नहीं छोड़ सकते। तो ये भावना जब तक आप में जागृत नहीं होगी, ये विवाद होते हैं, अपवाद होते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद साहब हमको सीधे रास्ते पे चलना होता है। वो कहते हैं कि सांप भी अपने पेड़ में सीधे जाता है। तो इस बात को मेरा विनम्र निवेदन है कि ध्यान रखें और आगे बढ़ें। एक बात और बहुत छोटी सी कहूँगा कि मिस साहब की जो कला शैली, उनका जीवन रहा, अनेक उसमें जैसे वो 1955 में आर्ट्स कॉलेज में आए, वहाँ के प्रधानाचार्य बने, वहाँ से रिटायर हुए। आप ये देखिए, रिटायर होने के बाद भी मिस साहब ने कलाकार को नहीं छोड़ा, और उनको अगर सबसे बड़ा दुख था सबसे ज्यादा परेशानी तो इस बात की थी, भाई मैं अपना स्टूडियो नहीं बना पा रहा हूँ, और परेशान रहते थे। उस काल में जब भी मिस साहब से मिलिए और बात कीजिए तो उनके मुंह पर एक ही चर्चा हो, भाई हमें स्टूडियो बनाना है, नहीं बना पा रहा। लेकिन वो स्टूडियो बना और अपने मृत्यु के दिनों में कार्य करते रहे। ये बड़ी बात है। जो बीड़ा उन्होंने 1948 में लैंडटाउन से चल करके लखनऊ आकर के, लखनऊ में बस करके अपने को स्थापित करके आया था, वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में करते रहे। अपने कर्म को उन्होंने नहीं छोड़ा। और एक कलाकार चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, आप इस बात को मानिए, अगर आप रियाज नहीं करते हैं तो आपकी प्रस्तुति में वो आनंद नहीं आएगा। इसलिए रियाज तो आपको करना ही पड़ेगा। वो बात अलग है कि आप, और यही कला कर्म है, यही कला चर्चा है। बस चाहूंगा कि आप सब लोग कामना करें, सबका बृहद मूल्यांकन हो, कला का बृहद मूल्यांकन हो। इसमें जो लोग सहयोग कर सकते हैं वो करें, पर केवल मिस साहब नहीं, उस काल के और भी लोग हैं, विदेश के, देश के, उन पर विचार कीजिए और गुनाम
आगे नहीं आए हैं उनको आगे लाइए, जो वास्तव में काम कर रहे हैं। अभी तमाम लोग कला की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, समीक्षा की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें अपनी परंपराओं, अपने कला गुरुओं, इनको बिछा करके आगे नहीं बढ़ना, अभी हमारी कला सार्थक होगी। और कहा भी गया है, बन गया हूँ, उम्र का तकाजा है। प्रकृति आपके साथ चलती है और आप प्रकृति के साथ चलते हैं। प्रकृति हमारी गुरु भी है, हमारी प्रेरणादायिनी भी है, हमारे कर्म को हमको रंगों का ज्ञान देना, रंगों का ज्ञान देती, अपने प्रहर द्वारा एक ही रूप को कई रूप, तमाम चीजें हैं। प्रकृति ही बेसाहब जीवन धारा थी, चाहे उन्होंने अपनी कला को स्थापित करने में जुझारूपन को दिखाया और उसको स्थापित किया, ये बड़ी बात है। अनेक पुरस्कार उनको मिले, अनेक सम्मान उनको मिले, देश के राष्ट्रपति ने उनको पद्म श्री से अलंकृत किया। ये चीजें चलती रही, लेकिन सब चीजों के बावजूद में एक आम आदमी रहे और एक आदमी रहे। वो सिर्फ कला ही नहीं, कला की विभिन्न विधाओं से जुड़े रहे, चाहे वो नाटक हो, मित्रराज बिसारिया जी से मिली, पद्मश्री बिसारिया जी से, कैसे वो बयान करते हैं कि कैसे वो स्टेज के डिजाइनिंग को एक रूप देते थे, उनकी कल्पना करते थे, एक नया रूप देते थे। एक रंगमंच के संस्थाओं से जुड़े रहे, सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े रहे और अपने प्रदेश उत्तराखंड को बनाने के संघर्ष से भी जुड़े रहे। तमाम आप कभी उनके नगर आवास के स्कूल में आइए और देखिए कि उन्होंने कितना काम किया है। उनमें एक और बात थी, वो छोटी छोटी कतरन इकट्ठा करते थे जो उनसे संबंधित होती थी, चाहे वो कला का हो, चाहे वो राजनीति का हो। राजनीति की बात चली है तो मैं आपको पता चलूँ और बहुतों को पता भी होगा, चंद्रशेखर जी जो भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं, एक उदाहरण है। बहुत उनके मित्र रहे, बहुत उनका विस्तृत संसार रहा है और इसमें वो निपुण रहे। मैंने वो दौर भी देखा है जब वो शांत लखनऊ था, वो शांत हसरतगंज था। फिर साहब कभी कभी कॉफी हाउस से और आर्ट्स कॉलेज पैदल ही चलते थे। विभिन्न तरह की वेशभूषाएं, विभिन्न तरह की टोपियां होंगी। स्वान महोदय भी उनके साथ टहल रहे हैं, साथ भी टहल रहे हैं, वो देख रहे हैं कौन सा इंसान। आज वो इंसान हमारे बीच में और उसकी कलाकृतियां हैं, उसकी कला है, उसका जीवन है और उसका जीवन दर्शन है जो नए कलाकार को प्रेरणा देता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। कला चर्चा का आभारी हूँ कि उन्होंने आज इस मंच से बोलने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया, मेरा मार्गदर्शन किया और जिसके कारण आज आपके सम्मुख उपस्थित हुआ और आपसे बातचीत करने का, आपसे अपनी बात कहने का सुख मुझे प्राप्त। बस इतना ही कि महान कलाकार की कला की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ प्रकृति का अंत होता है। नमस्कार, सुस्वागत, प्रणाम।